यस, अपना नया एस आज से AS10। मैं पहले बोल देते ये AS10 अब क्या हो गया मालूम है, ग्रुप 1 के अंदर वाला एस। समझ में आ रहा है कि अभी तक के अपने जो एस थे सारे के सारे जो अभी तक अपन लोगों ने देखे 7, 9, 29, 4, 5, 17 और 24, ये सारे एस जो थे अपने ग्रुप 2 के एस। ये ग्रुप 1 का एस है, सबसे बड़ा वाला एस है, और ये नया भी आया हुआ है। समझ में आ रहा है, ये पहले अलग था, अब बहुत इसके अंदर चेंजेस आ गए। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसके ऊपर 100% आपको क्वेश्चन आने वाला है। AS10 के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। देखो ग्रुप 1 की जब अपन लोग एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब अपन लोग बात करते हैं तो उसके बहुत कम प्रैक्टिकल वाले एस, जैसे 12 है, 16 है, 10 है, ये 3 प्रैक्टिकल एस, बाकी के फिर थोड़े बहुत थियरी वाले एस भी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस है, इसके अंदर चेंजेस आए हुए हैं, ये इंडेस को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। देखो बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अपने को इंडेस का उसके अंदर अभी तक के ज्यादा उसके अंदर चेंजेस नहीं आए हुए, लेकिन ये जो AS10 है ये इंडेस 16 भी है। तो ये जो एस है ये IFRS और इंडेस को ध्यान में रख के नया बनाया हुआ है। क्या बोला मैंने, ये नया बनाया हुआ है, इंडेस और IFRS को देख के, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को देख के बनाया हुआ एक नया एस है। जैसे AS10 पहले फिक्स्ड एसेट हुआ करता था, अब फिक्स्ड एसेट कहीं भी नहीं, नाम फिक्स्ड एसेट कहीं भी नहीं आने वाला, उसका नाम हो चुका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब आप लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन देख रहे थे तब भी अपन लोगों ने उसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही बोला था, टेंजिबल्स। समझ में आ रहा है, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेंजिबल्स AS10, इंडेस 16। तो पहली बात, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या, और इसका बाकी करंट एसेट से क्या डिफरेंस है और क्या इसका अलग क्या है इसके लिए। देखो पहली बात, दो तरीके के एसेट्स अपन लोग देखते हैं हमेशा। एक तो करंट एसेट रहता है, करंट एसेट के अंदर आपके स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, करंट एसेट मतलब स्टॉक, स्टोर्स, स्पेयर्स, डेटर्स, कैश, बैंक, ये सब चीजें आने वाली है आप लोगों की। एक दूसरे एसेट रहते हैं नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर अपन लोग क्या लेते हैं, सब ये फिक्स्ड एसेट वाले, टेंजिबल्स, इंटेंजिबल्स, इनको लेते हैं। दोनों में फर्क क्या है? पहली बात देखो, जो करंट एसेट, स्टॉक, कैश, ये सब जो चीजें रहती है, और दूसरी तरफ पे मैं रख रहा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और स्टॉक के अंदर फर्क क्या है? देखो स्टॉक क्या है, स्टॉक ऐसी चीज है जिसको आपने प्रोड्यूस किया है, या फिर जिसको आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा हुआ है, जिसको आपने प्रोड्यूस किया हुआ है या फिर जिसको आपने ट्रेडिंग के लिए खरीदा हुआ, उसको अपन लोग बोलते हैं स्टॉक। जिसको आप फ्यूचर में बेचने वाले, बेच के आप उससे पैसा कमाने वाले, तो क्या हो गया स्टॉक यानी क्या, एक तो जिसको मैंने प्रोड्यूस से मैन्युफैक्चर किया हुआ है, या फिर जिसको मैंने ट्रेडिंग के लिए एज एन आइटम ऑफ ट्रेडिंग खरीदे हुआ है, जिसको मैं आइटम का आइटम ही बेच डालूंगा और उससे मैं पैसा कमाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, सेल करूंगा, ये सब चीजें हैं स्टॉक की बात। दूसरी तरफ है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब क्या, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब पहली बात ये प्लांट है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला है। देखो ये स्टॉक के रहता था जिसको आपने मैन्युफैक्चर किया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या है, ये वो मशीन है जिससे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ये वो मशीन है जिससे आप प्रोडक्शन करते हो, ये वो मशीन है जो डे टू डे आपके ऑपरेशन में इस्तेमाल करके आप इससे प्रोडक्ट बना रहे हो। समझ में आ रहा है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेच के पैसा कमाते हैं, फिक्स्ड एसेट बेचना मेरा काम नहीं है। स्टॉक तो मैं बेचता ही हूँ, समझ में आ रहा है ना, स्टॉक में बेच देता, फिक्स्ड एसेट में बेचता है। स्टॉक में 12 महीने के अंदर खा पी के पचा लेता, पैसे आ जाते उसके। फिक्स्ड एसेट के अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब क्या है, ये ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको आप प्रोड्यूस करते बोला कि मैंने, नहीं, जिनको आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो ऐसा बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जिनको आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसा आप बोला जा रहा है। तो बात ऐसी है, एक करंट एसेट जो स्टॉक है उसको आप प्रोड्यूस करते, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी मशीनरी है जिससे आप करंट एसेट प्रोड्यूस करते हैं। स्टॉक 12 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो बहुत साल आपके साथ में रहते हैं। ये भी एक डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? आप स्टॉक को बेच देते, आप कभी फिक्स एसेट को लेवा बेची करते के खेलते के उसमें बेचना खेलना, बेचना परचेस करना, सेल परचेस, सेल परचेस, सेल परचेस नहीं करते ना अपन लोग। तो वही तो खासियत है, इसको आप पैसे, इसको बेच के नहीं कमाते, हाँ इससे प्रोड्यूस करते हैं फिर पैसा कमाते। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे आप फिक्स्ड एसेट को बेचते नहीं, फिक्स्ड एसेट 12 महीने से ज्यादा चलता, फिक्स्ड एसेट आप प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करते, गुड्स के सप्लाई के लिए इस्तेमाल करते। जैसे गाड़ी है, हमारे यहाँ पे गाड़ी है, टेम्पो, टू व्हीलर टेम्पो है, वो हम गुड्स डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी मेरा फिक्स्ड एसेट है।
हमारे यहाँ फर्नीचर है, टेबल है, जिसके ऊपर एम्प्लॉय लोग काम करते हैं, वो भी फिक्स एसेट है मेरा। मेरे यहाँ पे बड़े बड़े मशीनें हैं प्रोडक्शन के लिए, वो भी मेरा फिक्स एसेट है। समझ में आ रहा है ना? मेरे यहाँ पे गाड़ी है डायरेक्टर के लोगों के लिए, वो भी मेरा फिक्स एसेट है। टेम्पो है, ट्रैवलर है, फिक्स एसेट है। मशीनरीज है, बिल्डिंग है, इसके अंदर कंपनी चल रही है, कंपनी के इसमें लैंड भी है, ये भी सब फिक्स एसेट के अंदर ही आने वाले हैं। टेबल है, पंखा है, एसी है, ड्रॉवर है, चेयर्स है, ये भी सब फिक्स एसेट है। समझ में आ रहा क्या है? तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट मतलब क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई, मतलब क्या? जिनका इस्तेमाल 12 महीने से ज्यादा होने वाला है, जिनको आप 3 चीजों के लिए रखते हो, जिनको आप 3 चीजों के लिए रखते हो, हेल्ड फॉर 3 थिंग्स: यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गिविंग रेंटल टू अदर, किसी को भाड़े पे देके भी पैसा कमा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 4 बसेस, हम 4 बसेस भाड़े पे देते हैं और पैसा कमाते हैं, तो चारों बसेस क्या होगी? मेरे लिए भी फिक्स्ड एसेट। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, जैसे टेबल है, कुर्सी है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ रहा? मेरी ये लगा तो बात ऐसी है कि यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गिविंग फॉर रेंटल टू अदर्स, या फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है, 3 चीजों के लिए आप लोग फिक्स्ड एसेट को अपने पास करा। ये 3 चीजें कौन सी है? यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई, गिविंग फॉर रेंटल टू अदर्स, और तीसरा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन 12 मंथ, एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्टेशन कि फिक्स्ड एसेट लंबा ही चलेगा, इसके लिए तो अपन उसके ऊपर धीरे धीरे डेप्रिसिएशन चार्ज करते। करंट एसेट तो 12 महीने से ज्यादा चलते ही, स्टॉक जनरली नहीं चलता 12 महीने से ज्यादा, लेकिन फिक्स्ड एसेट तो 12 महीने से ज्यादा चलने ही वाला है। तो बड़े होकर लगा ना, expected to be used for more than 12 months, held for used in production or supply of goods and services, giving for rental to others, rental भाड़े पे देके भी पैसा कमाया जाता। और तीसरा for administrative purposes. Administrative purposes include all business purposes. Thus, PP would include assets used for selling, distribution, finance, accounting, personal और other functions. Personal मतलब एम्प्लॉय के लिए टेबल्स है, चेयर्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, प्रिंटर्स है, ये भी सब। फाइनेंस अकाउंटिंग करने के लिए कुछ आपने ये सब चीजें ली होंगी, वो भी सब इसमें आने वाला है। ठीक है, जैसे कैलकुलेटर्स हो गया, या फिर कोई मशीन हो गया, ये सब चीजें भी आने वाली है। सेलिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जैसे हमारे यहाँ पे गाड़ी है, टेम्पो है, ट्रेवलर है, वो भी सब इसमें आने वाला है। सेलिंग करने के लिए जो कुछ लोग लगते होंगे, लोग नहीं आएंगे इसके लिए, जो भी मशीनें लगती होंगी वो भी इसमें आने वाला है। समझ में आ रहा? हाँ, अभी तक के किसी को कोई डाउट? 3 चीजों में, 3 चीजों के लिए फिक्स्ड एसेट खरीदते, पहला प्रोडक्शन सप्लाई, दूसरा रेंटल और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इनका लाइफ 12 महीने से ज्यादा रहने वाला है। गेटिंग माय पॉइंट? इनका लाइफ 12 महीने से ज्यादा रहने वाला है। अभी तक के किसी को कोई डाउट इसमें? बोलो जल्दी। श्रीहरि, साक्षी सिसोदिया, साक्षी सिसोदिया, कोई डाउट है इसमें? तेजस? नो सर। नो सर। आगे बढ़ते धीरे धीरे। अभी अपन तो एएस में एंटर ही नहीं हुए, अभी तक के अपन लोग एएस में आए नहीं। अभी तो सिर्फ अपन एक सब बैकग्राउंड बना रहे कि क्या इसके अंदर अपन लोग देखने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस तो हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये इसका क्या काम है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है कि पीपी को किस तरीके से बुक्स में लाने का है, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज करने का है, और पीपी कभी कभी अपन बेच भी देते तो बुक्स में से बाहर भी होने का। देखो 3 चीजें रहती है एक लाइफ ऑफ एसेट के अंदर। एक, उसका एंट्री, मतलब बुक्स के अंदर उसकी एंट्री होती है, मतलब अकाउंटिंग एंट्री करके फिक्स एसेट को खरीदते हैं, उसकी कैरिंग वैल्यू अपन लोग बुक्स में, ये सब चीजें। हाँ, खरीदना, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना, और तीसरी बात, उसको इस्तेमाल होने के बाद में अगर वो इस्तेमाल करने लायक नहीं रहा तो उसको बुक्स में से रवाना करना बाहर। रिकॉग्निशन ऑफ एसेट, carrying amount of this determination of the carrying amount, and third thing is depreciation charges and the impairment loss. Recognition of asset मतलब क्या? पहला recognition मतलब उसको बुक्स में लेके आना। कोई भी नया एसेट आप ले रहे हैं तो उसको बुक्स में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या है, उसके लिए एसचन है। ठीक है, उनको कैरिंग अमाउंट मतलब हर साल उनकी बुक्स के अंदर क्या कैरिंग अमाउंट के ऊपर जाएंगे, उस कैरिंग अमाउंट मतलब क्या? उसका परचेज प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। डिटर्मिनेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट निकालते समय आप लोग हर बार उसमें से डेप्रिसिएशन को कम करेंगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए भी यही है ऐसे,
डेप्रिसिएशन के लिए भी यही एस है। पहले डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग एस हुआ करता था, समझ में आ रहा है? रिकॉग्निशन ऑफ एसेट मतलब बुक्स के अंदर एसेट लो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसका कैरिंग अमाउंट बता। समझ में आ रहा है? ये तीनों बातें आप लोगों को देखना। ओके, AS10 should be applied in accounting for PP unless other AS gives a different treatment. Non applicability of AS10, कहाँ पे AS10 applicable नहीं है, मतलब फॉलोइंग चीजों के ऊपर AS10 applicable। बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जैसे हमारे यहाँ पे बोले झाड़ है, ठीक है, वो झाड़ के ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं है, वो फिक्स एसेट नहीं रहते। हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग होता है, क्रॉप्स होते हैं, वो भी फिक्स एसेट में नहीं आते हैं। झाड़ ये सब चीजें नहीं आती, खेती ये सब चीजें नहीं आती। गेहूं के पौधे बोले वो फिक्स एसेट है क्या? नहीं। नारियल के झाड़ है, वो फिक्स एसेट है क्या? आपके घर में नारियल के, कंपनी में नारियल के झाड़ है 4, 2 आम के झाड़ लगे हुए, 4 नारियल के झाड़ है, और बोले ककड़ी लगती, टमाटर लगते, बैगन लगते, ऐसी की भी खेती करती बोले कंपनी पीछे में, गार्डन है बोले, इसके लिए भी AS10 एप्लीकेबल नहीं है। तो बायोलॉजिकल एसेट मतलब जो नेचुरली उग जाती है, नेचुरल एसेट जिसको अपन लोग बोलते हैं, नेचुरली जो उग जाती है, जैसे बायोलॉजिकल एसेट के अंदर झाड़ आते हैं, वैसे ही और क्या आता है बताओ तो? नेचुरल थिंग्स के अंदर झाड़ आते हैं, और क्या आता बताओ? ये एनीबॉडी बोलो, तेजस गांधी बोलो तो। कोल। कोल, कोल तो सर। पाइन से निकलने वाला है, चलो हाँ। और मैं लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ, तेजस गांधी लिविंग थिंग्स की बात कर रहा हूँ। झाड़ के जैसी एक और चीज है जो AS10 में नहीं आती, बताओ क्या है वो? क्या रहता बताओ? ये एनीबॉडी? साक्षी सिसोदिया बोलो तो। सर एनिमल्स। बराबर बोले आप, एनिमल्स भी नहीं आते। क्यों नहीं आते होंगे? गाय, बैल, ढोर, जानवर, घोड़े, शेप, ये सब चीजें भी नहीं आती। क्यों? अरे बाबा, इनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं बता सकते, ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर आपका कुछ हाथ बार है क्या? नहीं, वो उसके अंदर अपना कोई लेन देन नहीं है। नेचुरल लिविंग थिंग्स इसमें नहीं आते, झाड़वाड़ नहीं आते। अदर देन बेरर प्लांट, एक बेरर प्लांट टाइप का प्लांट है, वो आता है इसमें, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे। लेकिन खेती, हार्वेस्टिंग जो अपन लोग चीजों को, क्रॉप्स का जो करते हैं, वो सब नहीं आता है। क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब नहीं आते। एनिमल्स, गाय, बैल, कुत्ता, शीप, ऊंट, घोड़ा, ये सब भी चीजें इसमें नहीं आती, क्योंकि ये नेचुरल लिविंग थिंग्स है, इसके अंदर किसी का भी हाथ नहीं है, इसके ऊपर AS10 एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी बात, AS10 कहाँ एप्लीकेबल नहीं? बोले वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स मतलब मिनरल है, बोले खदान है, ठीक है, खदान के अंदर से निकलता क्या? बोले कोयला निकलता, ठीक है, लिग्नाइट निकलता, मैंगनीज निकलता, ये खदानें भी इसमें नहीं आती है। बोले मुंबई हाई के अंदर बोले सी है, बोले ये सी भी इसमें नहीं आती है, ठीक है, सी भी नहीं आती। इसके अंदर माइन भी नहीं आती, इसके अंदर प्लांट्स भी नहीं आते, इसमें एनिमल्स भी नहीं आते। प्लांट्स नहीं आते, एनिमल्स नहीं आते, माइंस नहीं आती, सी नहीं आती, कुछ नहीं आता, क्योंकि ये सब चीजें नेचुरली अवेलेबल है। सोने की खदानें, कोल की खदानें, मैंगनीज की खदानें, लिग्नाइट की खदानें, ये सब खदानें भी इसमें नहीं आती, तो इनके लिए AS10 एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो इनके लिए AS10 एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ रहा क्या? हाँ, ठीक है। एक दो छोटे क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखो, पीपी कभी कैसा है कि आपके यहाँ पे ना, आप लोग कुछ प्रोडक्शन करते, ठीक है, प्रोडक्शन करने के बाद में बहुत धुआं होता है, तो आपने क्या लगाया? यहाँ पे एक चिमनी लगा के रखी है। क्या ये चिमनी भी फिक्स एसेट है क्या? यस, एनीबॉडी कैन टेल मी? ये चिमनी लगा के रखी है जिसमें से स्मोक निकलती रहती, स्मोक फिल्टर होके निकलती है, फिल्टर इक्विपमेंट है, ठीक है। आप प्रोडक्शन करते धुआं होता तो गवर्नमेंट ने बोला चिमनी लगाना पड़ेगी, मैंने चिमनी लगाई। ये चिमनी क्या AS10 फिक्स एसेट है क्या आपके हिसाब से? पीपी है क्या? बोलो, क्या ये पीपी में आएगा क्या? यस सर। ओके बेटा, पीपी में आने के लिए तो प्रोडक्शन सप्लाई में रहना चाहिए, रेंटल में रहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, इसमें से कहाँ पे फॉलो हो रहा हो बताओ तो? क्या वो चिमनी प्रोडक्शन सप्लाई में इस्तेमाल हो रही है, या किसी को भाड़े देने में इस्तेमाल, भाड़े के लिए देने में इस्तेमाल हो रही है, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रही है? बोलो रोहित। सर एक प्रोडक्शन का पार्ट ही है ना सर वो। यस, ये प्रोडक्शन का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप चिमनी नहीं लगाते, गवर्नमेंट आपको प्रोडक्शन ही करने नहीं देती है। बिना चिमनी के नो प्रोडक्शन, नो सप्लाई, नो रेंटल, नो डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? तो ये चिमनी इज वेरी मच नेसेसरी, ये फिल्टर इक्विपमेंट वेरी मच नेसेसरी है, ये नहीं तो कुछ नहीं हो सकता
है। The acquisition of such PPE may be necessary for enterprise to obtain the future economic benefits from its other assets. ये चिमनी नहीं तो बाकी कुछ चीजें काम की नहीं है, तो ये भी सब आपके पीपीई में ही आने वाले हैं। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली जरूरत नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो जरूरत होता है। जैसे जनरेटर हो गया, जनरेटर समझता आपको, जनरेटर समझता कि रे बाबा लाइन गई तो जनरेटर चालू करना पड़ता है। अब ये जनरेटर डायरेक्टली प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन जब लाइन जाती है तो इसके बिना काम नहीं हो सकता बाकी चीजों का, तो ये जनरेटर भी आपका पीपीई है। स्टैंड बाय इक्विपमेंट हो गया, जनरेटर हो गया, ये भी सब आप लोगों के लिए पीपीई में ही आने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो डायरेक्टली भले इस्तेमाल नहीं हो रही लेकिन इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रही है, तो वो भी पीपीई में आ जाती है। समझ में आ रहा है? गेटिंग में पॉइंट? मैं नोट्स भेजता इतना, सिर्फ आप इतना 3-4 पॉइंट्स पढ़ो और AS 24 को अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है? हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।